नमस्कार साथियों, आपके सामने जो नक्शा दिखाई पड़ रहा है, ये नक्शा बेसिकली उत्तरी अमेरिका का क्या है ये, आपका ये राजनीतिक मानचित्र है। तो आज का जो टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन-कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं और वो कहाँ-कहाँ से बहती हैं, कहाँ-कहाँ फ्लो होती हैं और कहाँ उनका उद्गम है और उन उद्गम के स्थानों पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण क्या हैं, राज्य हैं या हो सकता है कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन-कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं। तो आज हम जिन नदियों के बारे में बात करने वाले हैं इनमें अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका जो अलास्का के वहाँ फ्लो होती है, कौन-कौन सी रिवर है उनके बारे में बात करेंगे। कौन-कौन इम्पोर्टेंट रिवर हैं, यूकॉन रिवर के बारे में बात करेंगे। यूकॉन रिवर के बाद हम बात करेंगे मैकेंजी रिवर, फिर हम बात करेंगे चर्चिल रिवर के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे नेल्सन नदी के बारे में। फिर हम चले जाएँगे अटलांटिक महासागर की तरफ, बात करेंगे जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर होगी बात हडसन रिवर के बारे में, फिर होगी पोटोमैक रिवर के बारे में। के अलावा हम देखेंगे मिसिसिपी नदी कहाँ से फ्लो होती है, क्या बहती है। मिसौरी नदी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली जो प्राकृतिक जल विभाजक रेखा रियो ग्रांडे रिवर उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोलोराडो रिवर के बारे में, तो देखेंगे वो कहाँ पे फ्लो होती है, क्या करती है। बात होगी सैन जैक्विन और सैक्रामेंटो रिवर के बारे में, छोटी-छोटी नदियाँ हैं लेकिन इनके किनारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे लास्ट में जाके कोलंबिया और साथ ही साथ उसकी सहायक और स्नेक और इसके लिए इसका नाम पड़ा कोलंबियन स्नेक रिवर के बारे में और अंत में बात करेंगे फ्रेजर रिवर के बारे में। तो देखेंगे ये कहाँ-कहाँ पे कैसे क्या फ्लो हो रही है, ठीक है? तो अभी आपको करना क्या है, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भौतिक मानचित्र। आपको करना क्या है कि भौतिक मानचित्र के ऊपर जैसे मैंने लाइनें बना रखी दिखाऊँ, आपको वैसे बना लेनी है और फिर क्या करना है राजनीतिक मानचित्र पर उन खास-खास स्थानों को टिक कर लेना है, क्योंकि वो नाम जो होंगे वो जो शहरों के नाम हैं या राज्यों के नाम हैं, वो कहीं न कहीं क्या है राजनीतिक मानचित्र पे शुरू हैं, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे और इसी के साथ आज की अपनी शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप हमारे पुराने मेंबर हैं और इसको फॉलो करते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि पढ़ाई सही तरीके से कर सकें। कहीं न कहीं इस चैनल की भी ग्रोथ है। और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले हम चलते हैं अलास्का की तरफ बहने वाली नदी की। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे भौतिक मानचित्र पे थोड़ा ज़ूम करके दिखाने वाला हूँ, तो आप उसको अपने एटलस के साथ मिला लीजिए और जो मैं बताऊँ उसको नोट कर लीजिए। इसमें क और इसके बाहर कहीं पर भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा अगर नदियों के बारे में उत्तरी अमेरिका के यहाँ आया तो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस रिवर के बारे में बात करने वाले यूकॉन। यूकॉन रिवर के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप यूकॉन रिवर देखते हैं, तो यूकॉन रिवर कहाँ फ्लो हो रही है, ये फ्लो हो रही है अलास्का की तरफ जा रही है। इसका उद बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है, ये देखना होता है उद्गम कहाँ से हो रहा है, अंत कहाँ पे हो रहा है, कौन-सा कोई प्रमुख राज्य, शहर इस पे अवस्थित क्या है और किस महासागर में जाके यहाँ आप इसको नोट करिए, यूकॉन नदी कनाडा के मैकेंजी पर्वत मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं, 4 पढ़ लीजिए। यूकॉन रिवर कनाडा का जो कौन-सा पर्वत है, मैकेंजी पर्वत है, वहाँ से क्या होता है इसका, वहाँ से निकलती है, ठीक है? यहाँ से ये आ रही है। यूकॉन नदी कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद यूएस के यूएसए के अलास्का राज्य से होकर यूएसए का अलास्का से यूकॉन नदी कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद यूएसए के अलास्का राज्य में यूकॉन पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में बेरिंग सी है क्या है प्रशांत महासागर का क्या है बेरिंग सी थी उसको गौर से देख क्या है प्रशांत महासागर का है इसी ध्यान रखिए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में गिरती है अब ये बात होगी कि तो अब हम बात करेंगे मैकेंजी नदी के बारे मैंने आपको क्या किया था उस दिन आपको कनाडा की भी पिछली क्लास में आपको बताया था कौन कौन से लेक हैं तो आपने दो नाम उस टाइम ग्रेट बियर लेक और साथ ही साथ था ग्रेट स्लेव लेक यहाँ पे नोट करिए मैकेंजी नदी ये जो आपकी रिवर मैकेंजी रिवर है मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से निकलने के बाद आर्कटिक महासागर के बोफोर्ट सागर में गिरती है ये कौन सा आर्कटिक महासागर कौन सा बोफोर्ट सी है कहाँ पे गिरती है आर्कटिक महासागर के बोफोर्ट सी में गिरती और ग्रेट भी जो आपके ग्रेट
स्लेव लेक से निकलने के बाद में जो मैकेंजी रिवर का इंपॉर्टेंट, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो आपने पूरा नोट क्या किया है? मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक से निकलने के बाद आर्कटिक महासागर के बोफोर्ट सागर में गिरती है और यह कनाडा की सबसे लंबी, ठीक है। जैसे मैंने देखो ये लाइन बना रखी है ना, कहाँ से निकल रही कहाँ, तो आप अगर एटलस में ऐसे ही अपने किसी अच्छे पेन से, बॉल पेन, जेल पेन से अगर कर लेंगे, तो क्या वाटर प्रूफ अगर वो है, क्या है, लंबे टाइम तक टिका भी रहेगा और आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। अब चलते हैं कनाडा की कुछ प्रमुख, बात करते हैं चर्चिल की। चर्चिल, और यहाँ पे चर्चिल के नाम से इस जगह पे क्या है, चर्चिल एक शहर भी है, तो आप ध्यान रखिएगा, अब लिखिएगा चर्चिल और नेल्सन। ये नेल्सन रिवर है और ये चर्चिल रिवर। चर्चिल और नेल्सन कनाडा की नदियां हैं जो हडसन की खाड़ी में, आप देखें हडसन खाड़ी में क्या होता है, इनका निकास होता है इस चीज़ को। अब चलते हैं कनाडा के एक और महत्वपूर्ण रिवर के बारे में, और यहाँ से आपको शुरू के बारे में आप क्या करिए, नोट करिए। नेक्स्ट आपकी जो रिवर है उसका नाम सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस खाड़ी भी देख। ओंटोरियो झील, जो ये झील के पास जो वहाँ जो ग्रेट बेसिन, एक ओन, यहाँ से ये निकल रही देखिए, ओंटोरियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस रिवर या सेंट लॉरेंस नदी मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब सुना, तो दो शहर कौन से, एक मॉन्ट्रियल है और एक क्यूबेक। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्यूबेक शहर या मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ओंटोरियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाके इसका निकास होता है, तो आप लिख, ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पे दो शहर आपने पढ़े, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, इनके बारे में लिख लीजिए। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर है, मतलब यहाँ पे नदी क्या है, मॉन्ट्रियल नदी द्वीपी, ये अब ये इंपॉर्टेंट, अब परीक्षा में आते हैं। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर है। क्यूबेक के बारे में लिखिएगा। क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने के समीप स्थित, क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने के समीप स्थित कनाडा का प्राचीनतम शहर है, ठीक है, तो पुराना शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण, तो यहाँ पे क्या है, पहले से कहते हैं वो किस तरह से संबंधित, फ्रांसीसी समुदाय से संबंधित है, कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर अवस्थित कनाडा का प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, अगर कनाडा का फ्रेंच सिटी किसे बोलते हैं, फ्रेंच सिटी से कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग, मतलब क्या होता है, जो स्थल के अंदर ही मार्ग चलते हैं, एक तो समुद्र में, एक क्या है के अंदर, अगर किसी लैंड के अंदर है, तो अंतःस्थलीय जल मार्गों में से यहाँ पे किंगस्टन भी है, मैंने बताया था ध्यान, तो इसका आपने पूरा नोट क्या, क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित कनाडा का प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से, इतनी चीज़ आपने नोट कर ली। अभी आपने, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे अपलेशियन पर्वत, एशियन पर्वत है, एशियन पर्वत से कौन सी नदी निकली, तो अब ये है हडसन नदी, ठीक है, आपको ये वाली नदी है हडसन नदी, अगर आपको सही, हडसन नदी के बारे में आप नोट करिए और सही से बारे में लिखिएगा। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली, अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए कौन से इसके शहर के नाम स्थित है, न्यूयॉर्क, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग द्वीप के समीप अटलांटिक महासागर में गिरती है। क्या है, अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे जो, अगर आप जो एक आइलैंड है,
आइलैंड का कौन से आइलैंड में गिरती है? यहाँ पे लॉन्ग द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग द्वीप में क्या होता है, हडसन नदी का क्या होता है, निकास होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्लेसियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग द्वीप के समीप अटलांटिक महासागर में गिरती है। क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क का नाम आ गया है, तो न्यूयॉर्क के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पब्लिक वाले, क्या क्या खास है इसमें, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट रहेगा पढ़ाई की दृष्टि से, और इसमें देख क्या क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो यूएसए में सबसे अधिक अगर पॉपुलेटेड कौन सी सिटी आपकी, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके साथ ही ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है। यह यूएसए का वित्तीय व व्यावसायिक राजधानी भी है। मतलब क्या है, जैसे हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई है, ऐसे यूएसए की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल अगर यहाँ पे कैपिटल की बात की जाए तो कौन सा, न्यूयॉर्क है। यहाँ की बहुमंजिला इमारतें, और जब भी आप न्यूयॉर्क में घूमने जाएंगे तो आपको क्या होगा, जैसे बुर्ज खलीफा तो एक बन गई, वहाँ पे क्या है, ऐसे भले उतनी ऊंची हाइट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी क्या है, ऊंची बिल्डिंगें आपको देखने को सिटी के अंदर अमेरिका। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको इसीलिए क्या बोलता है, सिटी ऑफ स्काई क्रेप स्क्रेपर, ठीक, सिटी ऑफ स्काई क्रेपर, पी ई, सब नोट कर ऊंची ऊंची इमारतों, ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतों के कारण इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखें कौन से उद्योग धंधे होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। यहाँ पर प्रकाशन यानी पब्लिकेशन, यहाँ पर प्रकाशन और छपाई उद्योग का प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध केंद्र है ये। लेकिन यहाँ रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो इस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, यहाँ पे क्या होता, पब्लिकेशन काम किया जा रहा था, अखबार छापे जा रहे थे, और जब पब्लिकेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रकाशन और छपाई उद्योग का विकास होगा। लेकिन अब क्या है, यहाँ रेडीमेड जो वस्त्र हैं उनके उद्योग का सर्वाधिक विकास हो चुका है। इस तीन इन चीज़ों का नोट कर लीजिएगा। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वित्तीय राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी, साथ ही साथ छपाई उद्योग, प्रकाशन उद्योग का काम करता है। अब यहाँ पे रेडीमेड जो वस्त्र हैं उनका उद्योग काफ़ी फला फूला है। इसी के पास एक शहर लगा हुआ है फिलाडेल्फिया, हडसन रिवर के पास। फिलाडेल्फिया के बारे में बात, फिलाडेल्फिया अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित, फिलाडेल्फिया अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित खनिज तेल शोधन उद्योग का, खनिज तेल शोधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक। तो क्या होता है, ऑयल रिफाइनरीज हैं वो यहाँ पर अवस्थित हैं। तो मैं कुछ चीज़ आपको बता दूँ, जहाँ कहीं भी, कई बार क्या होता है, जो ऑयल होता है या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है, तो रिफाइनरी क्या की जाती हैं, तो रिफाइनरी को बेसिकली कहाँ लगाया जाता है, रिफाइनरी को लगाया जाता है नदियों के समीप। और वहाँ पे क्या होता है, इनको कहीं ना कहीं को ऑयल रिफाइन करके या तो आयातित किया जाता है अपने देश के अंदर, या कहीं वहाँ से निर्यात किया जाता है, ठीक। अगला देखिए, यूएसए के अटलांटिक महासागर के तट पर जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे जलवा, यहाँ पूरा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। और वॉल्टीमोर जो मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पे क्या जगह है, वॉल्टीमोर। और इसको आप मैप में देख, कहीं ना कहीं आपको ये रहा वॉल्ट दिखाई पड़ रहा होगा। बाल्टीमोर क्या है, बाल्टीमोर जलयान उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये बाल्टीमोर की खासियत है। अगली रिवर के बाद हम बात करेंगे पोटोमैक। ये भी अपलेसन पर्वत से निकलती है, ये वाली रिवर है, कौन सी है, पोटोमैक। कौन सी नदी का है ये, पोटोमैक। शायद आप इसके आ नहीं रही है, बस लिख नदी है। शायद अब आपको दिखाई तो पोटोमैक रिवर के बारे में आप लिख, अपलेसियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ध्यान रखिएगा ये जो राजधानी है, अगर आप क्वेश्चन, यूएसए की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, वो है यमुना। ऐसे ही यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी है के किनारे अवस्थित।
साथ ही साथ ये क्या है, ये जो पोटोमेक रिवर है ये वॉशिंगटन डीसी से होती हुई कहाँ इसका निकास होता है, अटलांटिक महासागर के चेस्पिकी की खाड़ी में। चेस्पिकी की खाड़ी में इसका निकास होता है। यह खाड़ी यानी कि कौन सी खाड़ी, चेस्पिकी की खाड़ी। चेस्पिकी की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में मोतियों के उत्पादन क्या होता है, पर्ल, यानी कि यहाँ पे खाड़ी में क्या होता है, मोतियों का उत्पादन होता है। चेस्पिक खाड़ी में मोतियों यानी कि पर्ल, यह खाड़ी यानी कौन सी, चेस्पिकी की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में मोतियों के उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप, अब हमने बात कर ली। अब जो रिवर की हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है उत्तरी अमेरिका की, और सबसे लंबी नहर है, तो आप ध्यान रखें। पढ़ा भी होगा जब कहीं, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने जो नदियों का नाम, यहाँ पे लिखिएगा सुपीरियर उच्च भूमि से। यहाँ पर आप सुपीरियर उच्च भूमि पहले बता दें, सुपीरियर क्या है, उच्च भूमि से। सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के केंद्रीय निम्न भूमि से होते हुए, आप देखिए फिर उस गति यहाँ पे चली गई। तो सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के केंद्रीय निम्न भूमि से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो आप जो साउथ में जाएंगे यहाँ पे कौन खाड़ी में गिरती है, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपने इतना नोट कर लिया होगा। सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी, सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी यूएसए के केंद्रीय निम्न भूमि से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर अवस्थित यहाँ पे दो शहर अवस्थित हैं। अगर आप इसमें, वहाँ पर आपको शहर और थोड़े क्लियर कट हो जाएंगे। मिनियापोलिस है, ये मैंने एक शहर यहाँ पे कौन से, मिनियापोलिस और सेंट पॉल, ये वाला शहर कौन, सेंट पॉल। मिनियापोलिस यहाँ लिखा हुआ, मिनियापोलिस ये रहा। आपको ये दिखाई पड़ा होगा, कौन से वो शहर में दिखा रहा हूँ वो ये, कौन कौन से शहर, मिनियापोलिस है। यहाँ पे आप लिखिएगा, इस नदी के तट पर अवस्थित, इस नदी के तट पर यानी किनारे पर अवस्थित मिनियापोलिस और सेंट पॉल जुड़वां शहर के उदाहरण हैं। इनको ट्विन सिटी बोला जाता है। मिसिसिपी जो नदी है उसको आगे नोट करिएगा, मिसौरी और मिसिसिपी नदी। अभी आप देखिएगा एक रिवर ये रही, सारी मिसौरी, यहाँ से उद्गम होता है इसका, कौन सा, सेंट लुइस। तो यहाँ पे लिखिएगा मिसौरी और मिसिसिपी नदी के संगम पर अवस्थित, संगम मतलब जहाँ पे मिलती हैं, मिसौरी और मिसिसिपी के संगम पर अवस्थित सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आपको इस चीज़ कॉमन पता होनी चाहिए, या नदियों के किनारे क्या होता है, मछलियाँ अधिक मिलती हैं, वहाँ पे क्या होगा, और इनको आप जल्दी से दूसरी जगह पहुँचा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मीट इंडस्ट्री डेवलप करेगी इस चीज़ को। यहाँ पे कौन सा है, मीट जो उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे, सेंट लुइस लुइस में। तो आप क्या लिखना है, मिसौरी और मिसिसिपी नदी के संगम के समीप अवस्थित सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब देखते हैं कि इसका जो मुहाना कहाँ पे जाता है। अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखिए, मिसिसिपी नदी के मुहाने के समीप अवस्थित न्यू ऑर्लियंस, यहाँ पे ये जो शहर है इसका नाम क्या है, न्यू ऑर्लियंस। और उम्मीद है आपको ये सारे एटलस में मिल रहे होंगे आसानी से, तो वहाँ पे आप टिक करते जाइए और नोट भी करते जाइए। इसके बारे में आप जो मैंने बोला है मैं उसको दोबारा भी आपको दोहरा रहा हूँ कि मैंने क्या बोला है, और आपसे आप लिखिए, मिसिसिपी नदी के मुहाने के समीप अवस्थित न्यू ऑर्लियंस चीनी और चावल के निर्यात की दृष्टि से, चीनी और चावल के निर्यात की दृष्टि से
यूएसए का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो आपको बता दें क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर नदी का किनारा है, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो यहाँ पे पैडी की फसल बहुत आसानी से कर सकते हो। पैडी मतलब धान, और धान जब ज़्यादा होगा तो चावल यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, उसका आप निर्यात कर लेंगे न्यू ऑर्लियन से। साथ ही साथ यहाँ पर आप शुगर कैन भी कर सकते हैं, जिसको गन्ना बोलते हैं, और गन्ना का भी तो उससे क्या बनेगी, चीनी। इसीलिए न्यू ऑर्लियंस से क्या होगा, चीनी और चावल की निर्यात आसानी से यहाँ पे यूएसए कर, ठीक है। इस बंदरगाह के समीप जो भी ये जो आप भूमि देख रहे हैं, ये क्या है, इस बंदरगाह के समीप क्षेत्र को हिंटरलैंड कहते हैं, जो गन्ना और चावल की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जब मैक्सिको की खाड़ी की बात करते हैं तो मैक्सिको खाड़ी के यहाँ पर अपनी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले बताया था। खाड़ी में बेसिकली क्या मिलता है, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। एक और इसमें नोट कर लीजिएगा, मिसिसिपी नदी के अफवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, यूएसए के 25 राज्यों से होकर गुजरती है। 25, तो ये इसलिए क्या है, सबसे बड़ी एक तो यूएसए की सबसे बड़ी नदी है, क्या आपने नोट किया, मिसिसिपी नदी के अब्बा क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें यूएसए में टोटल राज्य आते हैं 48, और 48 में से 25 में ये फ्लो करती है। इस तरीके से क्या है, उत्तरी अमेरिका मिसिसिपी नदी के बारे में हो गया है। बात करेंगे रियो ग्रांडो रिवर के बारे में, देखते हैं इसका क्या कहाँ कहाँ। आप देखिए, सबसे पहले आप ढूंढिए अपने एटलस में, रियो ग्रांडे मिल जानी चाहिए आसानी से। कई बार क्या होता है, कुछ देशों को बांटने के लिए हम सीमाएं खींच लेते हैं, कई बार प्राकृतिक विभाजक रेखाएं भी देखते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, ये एक तरीके की प्राकृतिक विभाजक रेखा है। तो यहाँ पे लिखिएगा मिसिसिपी नदी, क्या है, मिसिसिपी नदी, ठीक है। तो सॉरी, मिसिसिपी नदी तो हो चुका था। यहाँ पे अगला लिखिएगा, रॉकी पर्वत से निकलने वाली ये जो रियो ग्रांडे, ठीक है, रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी कोलोरेडो के पठार से होते हुए, बीच में से कौन सा पठार पड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोलोरेडो के पठार से होते हुए प्रशांत महासागर, सॉरी, कोलोरेडो के पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे ये भी खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी जैसे गिर रही है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी कोलोरेडो के पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। आप देखिएगा यहाँ से बंटवारा और यूएसए ये क्या करती है, राजनीतिक सीमा बनाती है। ये रियो ग्रांडे रिवर क्या है, जो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में राजनीतिक सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताइए, 4 नाम दे रखे होंगे, टिक कर लीजिएगा, आपका वहीं आ जाएगा। बात करेंगे कोलोरेडो रिवर के बारे में और देखते हैं कि कोलोरेडो रिवर में क्या खास है। इसमें लिखिएगा, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोरेडो नदी कोलोरेडो पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कोलोरेडो जो नदी है वो क्या है, रॉकी पर्वत से निकलती है, और ये जहाँ पे गिर रही है तो आपको ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में क्या, ये यहाँ पे गिरती है आगे, ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्निया यहाँ पे क्या है, खाड़ी है। अगला नोट करिए, एरिजोना राज्य में इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को, एरिजोना रिवर, अगर अगर आप देखेंगे एरिजोना राज्य कौन सा राज्य, तो इसकी फेनोक्स राजधानी है, करके आई, कोलोराडो रिवर है वहाँ पे इसका। एरिजोना राज्य में इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ग्रैंड कैनियन बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। एरिजोना राज्य में इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। इस नदी पर हूवर और बाउल्डर बांध हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हूवर और बाउल्डर बांध हैं, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। सबसे गहरी जो नदी घाटी है एरिजोना राज्य में, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने देखा हो, जब नदी क्या करती है, जब बहती है, वी शेप का कटाव करती है, चल है।
साइड में, तो इसने बीच में क्या किया है, बी शेप का क्या कर रखा है, कटाव कर रखा है। लेकिन जब ये वी शेप का जब कटाव क्या होता है, और बड़ा होता जाता है। पहले तो घाटी बनी, काट काट के इसने इतना ऐसा गहरा और कटाव कर दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैनियन। ठीक है, तो वी शेप से किस शेप में आ जाती है, आई शेप में आ जाती है, खुल जाता है क्या, आई आकार घाटी बन जाती है, कैनियन। आई आकार की घाटी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कैनियन को आई आकार की घाटी भी कहा जाता है। आप और ध्यान रखिएगा, इस पे जो कौन कौन से जो बने हुए हैं बांध, तो जो आपकी कोलोराडो रिवर है, इस पर क्या है, हूवर और बॉल्डर बांध बनाए गए हैं। हूवर और बॉल्डर बांध की वजह से उत्पादन भी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उस देखते हैं कि अगला क्या है। अगली बात करेंगे हम कि इसमें प्रमुख जो शहर हैं इनके आसपास, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ देखिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप सबसे पहले सैन डियागो, सैन डियागो अगर आपने शहर के बारे में देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट, ये रहा आपका सैन डियागो, पहाड़ी के नॉर्थ में। टर्म नोट करिए, सैन डियागो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए का एक ऐसा शहर है, शहर भी है प्लस आप, क्योंकि यहाँ पे तो पत्तन भी यहाँ पे होंगे, बंदरगाह भी होंगे, इसको नोट करिएगा। सैन डियागो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए का एक ऐसा बंदरगाह है जो पनामा नहर के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने आपको अगर आपने सही से देखा हो इसको राजनीतिक में, तो राजनीतिक मैप को अगर थोड़ा सा आप इसको तो अभी देख लूँ, तो यहाँ पर बनाई गई है पनामा नहर, ये आपको अगर दिखाई पड़ रही होगी साउथ में। पनामा नहर के जब सबसे पास जब जाओगे, सैन डियागो क्या होता है, सबसे पास इसके बंदरगाह पड़ता है, पत्तन पड़ता है, तो उसमें क्या लिखना है, सैन डियागो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए का एक ऐसा बंदरगाह है जो पनामा नहर के सर्वाधिक निकट है। इसीलिए इस बंदरगाह का आर्थिक महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि सबसे समीप है। साथ साथ यहाँ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया है, ध्यान रखिएगा। सैन डियागो क्या है, जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्यों है, क्योंकि पनामा नहर के सबसे समीप पड़ता है, तो कहीं ना कहीं यूज होता रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सैन डियागो क्या है, जलयान उद्योग के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थल और बंदरगाह बन चुका है। इसी के पास स्थित लॉस एंजलिस है, ये आपने नाम, लॉस एंजलिस महत्वपूर्ण शहर भी है, इसके बारे में लिखिएगा। यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, पहला आपने न्यूयॉर्क पढ़ा, दूसरा पढ़िए, लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए के बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। लॉस एंजलिस क्या है, सैन डियागो से ही बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर इसकी खासियत देखें तो लॉस एंजलिस में क्या है, बेसिकली यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी शुष्क होता है, इसी की वजह से यह यूएसए में वायुयान परीक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। लॉस एंजलिस ये, सैन डियागो क्या है, यहाँ पर जो बंदरगाह हो गए उनका विकास हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, वायुयान परीक्षण के लिए सबसे वायु है वो शुष्क है। शुष्क जलवायु में क्या होता है, देखना आसान होता है, कोई भी यहाँ पे आर्द्रता वगैरह नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे आपको सही से देख सकते हैं। यहाँ पर शुष्क मौसम होने के कारण यह यूएसए में वायुयान परीक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। बात करेंगे अब सैन फ्रांसिस्को के बारे में। ये अगर नॉर्थ में चले जाएं आगे ऊपर, फिर आपका सैन फ्रांसिस्को देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को पढ़नी चाहिए, इसके बारे में नोट करिएगा। सैन फ्रांसिस्को उसमें देख कर लीजिए, इसके बारे में लिखिएगा। सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। एक चीज़ मैंने आपको पहले बता दूं, ये जब जब ये भूमध्य सागरीय आए तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी क्या मेडिटेरियन टाइप की जो क्या होती है जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जब भी जलवायु अगर कहीं पे आए, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल जानी चाहिए। वो क्या चल जानी चाहिए, भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, वहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही खट्टे फलों की खेती, फल या फल जितने भी फल हैं उनको क्या किया जाएगा, बहुत यहाँ पे उगाया जाएगा फलों के लिए, ये अच्छी मानी जाती है। फल होगा तो कहीं ना कहीं उनका प्रसंस्करण होगा, प्रसंस्करण होने के बाद उनका निर्यात किया जाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों को नोट, और कहीं कहीं पर इनको बियर ईयर बनाने में या आपको शराब बनाने में भी काम आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा सैन फ्रांसिस्को के बारे में। सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है, इसीलिए यहाँ रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ है। रसदार फल होंगे तो उनका खाद्य का, क्योंकि फल जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनको क्या है, खराब होने से बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, उनको प्रसंस्कृत करना होगा, जिससे वो क्या हो सके कि लाइफ थोड़ी बढ़ जाए, तो इनके इसलिए यहाँ पे क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ का सेंट क्लारा वैली है, तो अभी आप शायद समझ नहीं पाए होंगे, मैं किस फ्रांसिस्को में ही क्या है, सेंट क्लारा वैली, ठीक, सेंटा क्लारा
वैली, ठीक है। ये सेंटा क्लॉज की बात चल रही है, लेकिन जब मैं इसको दूसरा नाम बताऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप इसको सैन फ्रांसिस्को के पास में क्या है इस यहाँ के सेंटा क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। समझ में आ गया सिलिकॉन वैली, अब आपको समझ आ गया होगा सिलिकॉन वैली क्या है। यूएसए में सॉफ्टवेयर उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर और जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनका क्या होता है, उनका ये सपना होता है कि वो सेंट क्लारा वैली में अर्थात सिलिकॉन वैली में जाएं, उन्हें वहाँ पे काम करने का मौका मिले, वो आपको दिखा पाएँ और अपने और चीज़ों को एनहेंस कर पाएँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग की इंडस्ट्री देखा जाए कहाँ पर है, वो कहाँ पे, बेंगलोर के अंदर। तो आपने अभी तक नोट क्या किया है, यहाँ के सेंटा क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जो यूएसए में सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैन सैन फ्रांसिस्को को आप नोट कर, क्या इंपॉर्टेंट, सिटी ऑफ स्काई क्रीपर, आप स्क्रीपर आपने देख लिया, न्यूयॉर्क शहर को बोलते हैं। सैन फ्रांसिस्को के इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ को आप नोट करिए। यहाँ पे लिखिएगा सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन के, मतलब क्या है, यहाँ पर सोने का द्वार है ये सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में चलो अब आगे चलते हैं, आपको कौन, थोड़े और बचे हैं, आप इसको सही एक साथ क्या होंगे, आपकी सारी नदियाँ क्या कवर हो जाएंगी एक साथ पढ़ने में, सही लगेगा। और आगे इस जगह की बात करते हैं, सैन फ्रांसिस्को की बात कर ली। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पूर्व में आप चलेंगे, आपको क्या होगा, एक यहाँ पर एक जगह मिलेगी सैक्रामेंटो, चलिए ठीक, तो अपने मैप में जाके उसमें सैक्रामेंटो, यहाँ पे सैक्रामेंटो अगर आपको मिले, इसके बारे में, ये शहर है सैक्रामेंटो, ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा सैक्रामेंटो, पे आप नोट करिए सैक्रामेंटो के बारे में लिखिएगा। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की प्रशासनिक राजधानी है। कैलिफोर्निया की घाटी में सैन जैकमिन और सैक्रामेंटो नदी का अफवाह होता है। यहाँ पर क्या है, सैन जैकमिन और सैक्रामेंटो, ये जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसका नाम लिख लीजिए। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की प्रशासनिक राजधानी है। कैलिफोर्निया की घाटी में सैन जैकमिन और सैक्रामेंटो नदी का अफवाह होता है। इनका निकास प्रशांत महासागर में होता है। आ रही हैं तो रिवर कौन कौन, सैक्रामेंटो, सैन जैकमिन, अगली लिखिए कोलंबियन रिवर। कोलंबियन रिवर कहाँ पे है, जो आपको दिखाई पड़े, इसी पे जूम रहे, आना जा रहा हूँ आपको यहाँ पर, अगर क्लिक, अब देखिए नदी के बारे में बात करने, कोलंबियन नदी, यहाँ पे लिखिएगा रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी, पर्वत से निकलने वाली कोलम, आपने क्या नोट किया, कोलंबिया नदी, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी, कोलंबियन स्नेक पठार से होते हुए, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबियन नदी पे कौन सा पठार, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबियन स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। ये जो रिवर आई कोलंबियन रिवर, इन स्नेक पठार से होती चली गई प्रशांत महासागर। और यहाँ पर देखिए एक और नदी आ रही है जो उसकी सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, स्नेक रिवर। तो अब लिखिएगा इस नदी पर, सॉरी, इस नदी पर ग्रैंड कुली बांध है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी पर, ग्रैंड कुली जो डैम है वो नदी पर, इस नदी पर यानी कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध है। स्नेक इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ओरिगान में इस नदी पर पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। आप इसमें पोर्टलैंड जो शहर है ये वाला, तो पोर्टलैंड शहर कहाँ है, ओरिगोन जानते हैं, पोर्टलैंड शहर कोलंबिया नदी किनारे में। इंपॉर्टेंट क्या है, यूएसए में प्रशांत महासागर में गिरने वाली जितनी भी अभी नदियां थी उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोलंबियन नदी है। इससे पहले आपने देखा इसमें सैक्रामेंटो, सैन जैक्विन इसमें गिरी, इसके अलावा यहाँ पे कोलम, आपकी यहाँ पे कोलोराडो रिवर थी, वो कोलंबियन स्नेक है, सबसे लंबी नदी है, इस चीज़ को आप नोट करिए।
एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट शहर सिएटल के बारे में नोट कर लीजिए। वॉशिंगटन, उधर वॉशिंगटन डीसी था, अब यहाँ पर क्या है, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन राज्य में अवस्थित सिएटल वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण, नीचे आपने देखा था वहाँ पर शुष्क मौसम है तो वायुयान का परीक्षण करने में आसानी थी शिकागो में। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सिएटल के अंदर क्या है, वॉशिंगटन राज्य में अवस्थित सिएटल वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट जो रिवर आ रही है, कहीं ना कहीं आपको तो थोड़ा सा चीज़ें सही हैं और कभी कभी ये मामूली चीज़ें आपको लगती आ जाती हैं, पर मैंने इसीलिए सब बता दिया। अब इसको गौर से देखिए। यहाँ पर अब बात करते हैं फ्रेजर रिवर की। फ्रेजर रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इसको नोट। रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए, रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में वैंकूवर द्वीप के समीप गिरती। वैंकूवर आइलैंड है, फ्रेजर नदी गिरती। अगला इसमें नोट करिए, इस नदी के मुहाने के समीप वैंकूवर बंदरगाह अवस्थित है, जो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ, पश्चिमी कनाडा है वहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? वैंकूवर का, जो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। जहाँ पर बंदरगाह जलयान इंडस्ट्री लगाई जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नोट करनी है, ये आप शॉर्टकट लिख लीजिए, CNR CPR, और मैं आपको बता दूंगा कहीं ना कहीं आपने अभी तक नोट ये किया है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी ब्रिटिश कोलंबियन पठार से होते हुए शांत महासागर में वैंकूवर द्वीप में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप वैंकूवर बंदरगाह अवस्थित, जो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अब जो नोट करना है इसको लिखिएगा, यह CPR और CNR का पश्चिमी जंक्शन भी है, और यहाँ पर रेलवे ट्रैक हैं। तो CPR CNR की फुल फॉर्म क्या है, CPR की है कनाडा पैसिफिक रेलवे, जो क्या करती है, प्रशांत महासागर तक आती है। तो ये क्या है, यह कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे CNR का पश्चिमी जंक्शन है। अब जितनी इंपॉर्टेंट जो नदियाँ थी वो मैंने आपको क्या किए हैं, बता दी हैं। अब आपको उम्मीद है कि इन नदियों के सहारे क्या पढ़ाई करने में आप उस चीज़, पर मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे शहर नाम बताए हैं। अब प्रमुख नदियाँ वो कौन कौन सी मैंने बताई हैं आपको, जो नदियाँ बताई उनको आप देखिए। रिवर मैंने, मैकेंजी रिवर आपको बताई, चर्चिल बताई, विल्सन बताई, सेंट लॉरेंस रिवर, लॉरेंस रिवर के बाद में आपने हडसन रिवर देखी, बाद में पोटोमैक देखी, देखी यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी की सहायक मिसौरी नदी देखी, रियो, जो USA और मैक्सिको की क्या करती थी, सीमा रेखा बनाती थी। अलावा सेंट जैकविन रिवर देखी आपने, सैक्रामेंटो रिवर देखी, पोटेंट जो जो थे, सैन डियागो था, आपने लॉस वेगास था, यहाँ पर आपका सैन फ्रांसिस्को था। अब आपने कोलम्बियन स्नेक रिवर के बारे में बात की, जो सबसे बड़ी नदी पश्चिमी USA की, जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी कोलम्बियन स्नेक है। फिर आपने फ्रेजर नदी देखी और आइलैंड वहाँ पे देखी बारे में। उम्मीद है आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा और आपका परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो उसको अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं जब कोई मौका मिले USA में आपको जाने का, तो वहाँ पर आप जाएंगे और देखेंगे जो मैंने पढ़ा था वो चीज़ें यहाँ पर हैं, या क्या यहाँ पर वाकई में जलयान उद्योग है, या वाकई में यहाँ पर क्लारा सेंट्रा वैली है, वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का हब है। इन चीज़ों को आप देखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल आकांक्षा DIR में। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।